स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास 85 पे। दोस्तों आज एक हम इम्पोर्टेंट थिंकर, इंडियन थिंकर बाल गंगाधर तिलक करने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बीए और एमए का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो उनके लिए लेक्चर इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा जो बच्चे नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आज हम करेंगे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये कई सारे विचारकों के विचार का एक पूर्व संकेत इनके विचारों में आपको मिलेगा, है ना। चाहे वो स्वराज की अवधारणा हो, चाहे वो निष्क्रिय प्रतिरोध की का विचार हो, ये सारी चीज़ें आपको इनके विचारों में देखने को मिलेंगी। तो इनको आज हम करेंगे। उससे पहले वही बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप अगर नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी और आप बीए कर रहे हैं एमए से पॉलिटिकल साइंस से, और आप एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलता है, नोट्स मिलते हैं, PYQ मिलता है, MCQ, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है, कोई चार्जेस नहीं है। और साथ में आपको मेरी गाइडेंस मिलती है। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं PhD स्कॉलर हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेरी गाइड मिलती है। मैं नेट JRF हूँ, 3 टाइम नेट हूँ मैं। तो आप लोग मेरे से गाइड ले सकते हैं। PhD के बारे में कुछ पूछना हो, समझना हो तो उसकी भी गाइड ले सकते हैं। और 7838280505 पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, ठीक है ना। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना मैसेज डाल दीजिएगा और मैं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम आज करेंगे। बाल गंगाधर तिलक एक कर्मयोगी थे, एक पत्रकार थे, शिक्षक थे और आपका स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सारे गुण इनके अंतर्गत थे। एक पत्रकार थे, कर्मयोगी थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्हें ऋग्वेद, वेदांत, गीता और कांट और ग्रीन के जो विचार थे ना, उनके दर्शन की ये प्रकांड पंडित थे। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा ज्ञान था इनको इन सब चीज़ों का। तो इस महान विभूति ने भारतीयों को स्वराज के अधिकार का पहला पाठ बताया। तो स्वराज का एक जो पहला पाठ है ना, वो तिलक ने करवाया। स्वराज का पहला पाठ, और विस्तृत तरीके से अच्छे से समझाया लोगों को। भारतीय आधुनिक चिंतन की आदर्शवाद से जुड़ी धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उग्र आमूल परिवर्तनवाद का पाठ पढ़ाया, ठीक है ना। तो उग्र आमूल परिवर्तनवाद, इससे पहले क्या था कि कांग्रेस छोटे मोटे सुधारों तक ही सीमित थी। अपने छोटे मोटे सुधारों को क्या करती थी, लेके जाती थी औपनिवेशिक शासन के पास और उनको परिवर्तन करवाया करती थी। लेकिन इन्होंने उग्र आमूल परिवर्तनवाद का नया पाठ पढ़ाया, ठीक है ना। स्वराज की मांग कर दी, सीधे स्वशासन और स्वराज की मांग कर दी थी इन्होंने, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो इन्हें क्या बोलते हैं, उग्र आमूल परिवर्तनवादी बनाती है, ठीक है ना। उग्रवादी, उग्रपंथी से जोड़ती है इनको। एक पत्रकार के रूप में इन्होंने केसरी, ठीक है ना, तो ये बहुत आता है, और मराठा अंग्रेजी में 2 समाचार पत्रों का 4 दशक तक अर्थात 40 वर्षों तक संपादन किया था। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई केसरी का संपादन किसने किया था, या केसरी और मराठा इन दोनों का संपादन किसने किया था, या ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि तिलक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो ये पत्र हैं दोनों, केसरी और मराठा। अब ये गर्मपंथी सिद्धांतों वाले नेता थे। तिलक ने केसरी में लिखा कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय, मतलब प्रार्थना करना, निवेदन करना,
करने से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रयास करना पत्थर की दीवार से सिर टकराने के बराबर है, क्योंकि आप दीवार पर पत्थर सर टकराते रहेंगे तो आपका ही सर फूटेगा, दीवार का तो कुछ जाएगा ही नहीं। उसी तरह से अंग्रेजी नौकरशाही से आप चाहे जितने निवेदन कर लो, विनय कर लो, जो मर्जी कर लो, वो सुनने वाले नहीं हैं। 1804 से 1914 तक, ठीक है ना, 6 वर्ष का टाइम हो गया, तक ये जेल में रहे। और मुजफ्फरनगर बम कांड, ठीक है ना, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कि दोषियों की देशभक्ति की प्रशंसा कर दी थी। इन्होंने क्या कर दिया था, खुदीराम बोस और उनके जो साथी थे ना, उनकी इन्होंने प्रशंसा कर दी थी केसरी के अंतर्गत। तो इसका फायदा उठा के सरकार ने इन्हें क्या कर दिया, निर्वासित कर इन्हें मांडेल जेल भेज दिया, बर्मा। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि भाई आपका तिलक को किस जेल के अंतर्गत कारावास दिया गया था, तो वो मांडेल जेल थी, ठीक है। मांडेल जेल से रिहा होने के बाद 1916 में इन्होंने एनी बिसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की और औपनिवेशिक स्वराज की आंदोलन को आगे बढ़ाया इन्होंने, साथियों, ठीक है। तिलक का प्रमुख कथन है भैया, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बीए एमए में तो आ सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं आएगा ये, कि जन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटकर 1920 में लोकतांत्रिक स्वराज दल, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लोकतांत्रिक स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो वो तिलक महोदय ने किया था, ठीक है। 1920 में इनका निधन हो गया था, ध्यान। तिलक आधुनिक भारत के हरकुलिस और प्रोमेथियस थे। वे उग्र भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे, उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है ना। कैसा उग्र राष्ट्रवाद, एक तो उदार राष्ट्रवाद था, ये उग्र राष्ट्रवाद था, जो अनुनय विनय इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, ये काफी उग्र था। तिलक ने 1920 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार दिया था। 1956 में फिर फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया, लेकिन इसके प्रारंभिक विचार हमें 1920 में तिलक के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब ये तिलक की रचनाएं हैं, ये तिलक की रचनाएं भी बहुत महत्व रखती हैं। तो इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से इनकी प्रमुख जो पुस्तक है वो गीता रहस्य है, ठीक है ना। गीता रहस्य के बारे में इन्होंने काफी कुछ विचार दिए हैं। अब क्या क्या विचार दिए हैं, हम जरा एक बार उसको समझेंगे कि भाई कौन सी पुस्तक में इनके क्या विचार हैं। तो द ओरियन के अंदर ऐसा कोई विशेष विचार इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आप इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। फिर आता है वैदिक क्रोनोलॉजी व वेदांग ज्योतिष, ठीक है, ये वाली पुस्तक है। तो इस पुस्तक में और इस पुस्तक में, दोनों पुस्तकों के अंतर्गत तिलक ने ज्योतिष व नक्षत्रों के माध्यम से वेदों के काल निर्धारण की कोशिश की है। क्या है, ज्योतिष और नक्षत्रों, ज्योतिष व नक्षत्रों के माध्यम से वेदों का काल निर्धारण की कोशिश, वेदों के काल निर्धारण की कोशिश की है, ठीक है ना। तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये आ जाती है द आर्कटिक होम इन दी वेदाज 1903। तो इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि भाई जो आर्य थे ना, आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक था, मतलब उत्तरी ध्रुव था। आर्यों का मूल स्थान क्या था, आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव। तो ये आर्यों का मूल स्थान इन्होंने बताया है इसके अंतर्गत। अब गीता रहस्य ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस में लिखा गया है, ये मराठी भाषा में लिखी गई है, पहली बात तो, ठीक है, मराठी भाषा में लिखी गई है।
और ये कर्म योग पे आधारित है। किस पे है? कर्म योग पे, है ना, कर्म करने के ऊपर बल देती है। तो ये इनकी पुस्तक है जो मराठी भाषा में लिखी गई है। तो आप ये याद रखना, ठीक है ना। चलो, अब ये जो है ना, ये मांडले जेल के दौरान लिखी गई थी। मांडले जेल, जब मांडले जेल में थे ना बर्मा में, जब इनको कारावास हुआ था तो उसके दौरान लिखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इनके समाज सुधार कार्यक्रम क्या थे, जब उनकी चर्चा करते हैं, है ना। क्योंकि उस समय जो समाज, आज़ादी तो चाहिए थी, लेकिन समाज सुधार भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व था। अब जो ये तिलक थे ना, तिलक एक तरफ तो जो नेता थे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, है ना, आपका रामकृष्ण परमहंस, ये जो नेता थे, प्रारंभिक विचारक थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या किया था कि भाई समाज को सुधारने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की तरफ उन्होंने मुंह किया था। उनसे निवेदन करते थे कि भाई ये उपयुक्त सुधार समाज में करो आप, है ना। ऐसा उस समय राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद सरस्वती हो गए, दयानंद, ये सब लोग किया करते थे। ये सब लोग क्या करते थे। लेकिन तिलक ने मतलब इसके लिए ना ब्रिटिश का समर्थन नहीं लिया। उन्होंने ब्रिटिश की ओर नहीं देखा। भारतीय समाज में सुधार के लिए उन्होंने ब्रिटिश की ओर नहीं देखा, मतलब उनकी मदद लेने को उचित नहीं समझा और अकेले ही खुद ही निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने भारतीयों को विदेश यात्रा करने की प्रेरणा दी कि भाई विदेशों में यात्रा करो, ताकि उनके ज्ञान और विचार शक्ति का क्या हो सके, विस्तार हो सके। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया ताकि स्त्रियों के प्रति अन्याय को रोका जा सके। स्त्री शिक्षा पर बल दिया और अस्पृश्यता का को अमानवीय प्रथा का क्या क्या इन्होंने विरोध किया। जात पात पर आधारित भेदभाव की निंदा की। उन्हें निर्धन और दलित वर्गों के प्रति असीम सहानुभूति थी। तिलक भारत के चिर सम्मत सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप भारतीय समाज में सच्चा सुधार लाना चाहते थे। वे पश्चिम के अंधाधुंधकरण के पक्ष में नहीं थे। कहने का मतलब ये कि भाई आंख मीच कर पश्चिम की जो मान्यताएं थी, जो मूल्य थे, उनको उन्होंने सिर्फ आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये क्या चाहते थे कि ये जो थे, ये भारतीय जो परंपराएं थी, जो सांस्कृतिक मूल्य थे, उनके अनुरूप भारतीय समाज में सुधार लाना चाहते थे। और अब इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जब ये विधवा पुनर्विवाह की बात होती है और जब भी स्त्रियों के प्रति अन्याय की बात होती है ना, तो एक हमारी विचारक है पंडिता रमाबाई। ये जो थी, ये बहुत बड़ी समाज सुधारक थी और इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी ईसाई मिशनरियों के माध्यम से। और ये जो थे, और इसमें स्त्री शिक्षा, यहाँ पे भी क्या शारदा सदन के अंतर्गत भी क्या था कि जो अब महिलाएं जो अनाथ हो जाती थी, अबला हो जाती थी, उनको वो यहाँ पे रहा करती थी और उनकी शिक्षा का उनके लिए शिक्षा हो गया और रोजगार से संबंधित छोटा मोटा रोजगार, और उनके विधवा पुनर्विवाह और महिला जागरूकता, इत्यादि से संबंधित था ये शारदा स्थल। और पंडिता रमाबाई जो थी, उन्होंने ईसाइयों के माध्यम से ये किया था। तो ये जो तिलक थे ना, तिलक ये हमेशा इस पे आरोप लगाते थे, इस पे पंडिता रमाबाई पे, कि ये क्या कर रही है कि ये ईसाइयों के माध्यम से भारतीय महिलाओं का धर्मांतरण करवा रही है, मतलब धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना रही हैं। ऐसा इनके ऊपर बार बार ये आरोप लगाते थे। तो उस दृष्टि से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तिलक आपको रूढ़िवादी लगेंगे और सामाजिक सुधारों के विरोधी लगेंगे आपको। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन इस तरह से आए तो इसको समझने की कोशिश करना कि इन्होंने शारदा सदन का बहुत ज़्यादा विरोध किया था।
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो उस दृष्टि से ये आपको लगेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रख दिए। कोई भी किताब होती है या कोई भी लेक्चरार होता है, वो दोनों पक्ष नहीं बताता। या तो वो ऊपर वाली जो ये वाला पैराग्राफ है इसके समर्थन में होगा, या फिर इसके समर्थन में होगा, जो मैंने आपको ये बताया है कि वो तिलक क्या थे, रूढ़िवादी थे और आपके समाज सुधार का ये विरोध करते थे। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये इन्होंने आपका विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों के प्रति अन्याय को रोकने के लिए स्त्री शिक्षा पर की पैरवी की, अस्पृश्यता को अमानवीय प्रथा का विरोध किया, जात पात पर आधारित भेदभाव की निंदा की। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तिलक क्या करते थे, पंडिता रमाबाई का जो था उसकी आलोचना करते थे, उनके सादा सदन की, और कहते थे कि ये कुछ नहीं कर रही है, ये बस भारतीयों का धर्मांतरण करवा रही है, ठीक है ना, ईसाई बना रही है उनको। तो ये एक फैक्ट्स था जो मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, अभी हम यहीं पे हैं, सॉरी। हाँ, अब ये राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रवाद, ठीक है, ये वाला है, ये बोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन इसकी हेडलाइन ये है। जैसे ये समाज सुधार कार्यक्रम था, उसके बाद आ गया राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रवाद। तिलक का मत था कि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा मॉडल स्थापित किया है, उसने राष्ट्र के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वो खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये जो मैकाले जो लाया था वेस्टर्न एजुकेशन का जो मॉडल लाया था, वो हमारे भारतीयों के लिए खतरनाक था। और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा था कि भारत को भारत से अलग करने की तैयारी थी, है ना, कि आप भारत की एक जनसंख्या को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से। तो आप क्या कर रहे हो कि आप भारत की एकता में कहीं ना कहीं विघ्न डाल रहे हो, कहीं ना कहीं उसको तोड़ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ की शिक्षा जो होनी चाहिए, यहाँ की संस्कृति के, यहाँ की सभ्यता के हिसाब से होनी चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें इंग्लैंड वाली शिक्षा दे रहे हो। तो आप भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के खिलाफ एक छोटी सी जनसंख्या तैयार कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। तिलक का मत था कि ये शिक्षा प्रणाली नई पीढ़ी और भारत की जनसंख्या, ठीक है ना, बहुल जनसंख्या के बीच न केवल अलगाव पैदा कर रही है, बल्कि नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक मूल्य परंपरा और आदर्शों से दूर कर रही है। अब आप वहाँ की सभ्यता कैसी है, वहाँ की सभ्यता तो कैसी है, भोगवादी है ना, मशीनी सभ्यता है और भोग विलास वाली सभ्यता है, पूंजीवादी सभ्यता है। तो उस सभ्यता को अगर आप भारत के कुछ लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि एक जो नई पीढ़ी है, आप उसको भारत की सांस्कृतिक मूल्य परंपरा और आदर्शों से दूर कर रहे हो। भारत की परंपरा और आदर्श क्या थे कि भाई प्रेम था, त्याग था, बलिदान था, सत्य था, अहिंसा था, है ना, अपने वचन को पूरा हम लोग किया करते थे। तो उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं हमको एक नई पीढ़ी को दूर लेके जा रहे हो। तो ऐसा इनका मानना था। सरकारी संस्थाओं में प्रचलित पश्चिमी शिक्षा प्रणाली युवा पीढ़ी को अपने अतीत के शानदार धरोहर से वंचित कर रही थी। अब हमारी जो अतीत का जो धरोहर है, जो हमें जो मूल्य मिले हैं, चाहे वो गीता से मिले हों, चाहे रामायण से मिले हों, महाभारत से मिले हों, है ना, तो उन सब चीज़ों से हमें दूर किया जा रहा था, ऐसा उनका मानना था। और वाकई में सही भी है कि हमने जो अपने अतीत से जो मूल्य लिए हैं, है ना, तो पश्चिमी सभ्यता में वो मूल्य तो है ही नहीं है। सत्य है कहीं, प्रेम है कहीं, बंधुत्व, भाईचारा है कहीं पे भी आपको पश्चिम सभ्यता में नजर नहीं आएगा। पश्चिम सभ्यता में तो बस ये है कि कमाओ और पैसा कमाओ, चाहे उसके लिए फिर किसी के संग अत्याचार करना पड़े, किसी का शोषण करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, है ना, छल कपट सब कुछ उनके अंदर है। उन्होंने भारत के ऊपर कैसे कब्जा किया, छल कपट के माध्यम से, झूठ बोलकर उन्होंने हम भारतीयों पर अपना आधिपत्य कायम किया। तो ऐसी सभ्यता थी उनकी। लेकिन हम लोगों की सभ्यता कितनी बढ़िया थी, हम लोगों ने कभी भी इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लिया। अगर हम इन सब चीज़ का सहारा लेते तो हम कभी भी अंग्रेजों के गुलाम न बनते।
नई शिक्षा प्रणाली के विरोध में तिलक ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्र और कॉलेज खोलने की मंशा जाहिर की। मतलब ऐसा कॉलेज जो राष्ट्रीय कॉलेज हो, राष्ट्रीय स्कूल हो, ताकि जनसाधारण को कम खर्च में स्वस्थ या गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके, जो उनमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना भर सके। तो ऐसा इन्होंने कहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तिलक ने जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया। ठीक है ना। तो यहीं से थोड़ा सा एक इनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद को हवा दे दी, है ना। और वहीं से थोड़े मुस्लिम भी सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने जो ये गणपति उत्सव था ना, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, है ना, इसका जो आयोजन जो है इन्होंने प्राचीन यूनान के इतिहास से ली थी, है ना। प्राचीन यूनान का इतिहास से ली थी, जहां पे देवी देवताओं के नाम पे पूजा पाठ करने के लिए लोगों की जनशक्ति को गतिशील करने के लिए क्या किया जाता कि ओलंपिक खेल कूद आयोजित किया जाते थे। ठीक है ना। तो अभी भी आप देखोगे गणपति जब वो निकलता है, गणपति विसर्जन के लिए लोग निकलते तो कितना जोश से और कितना मतलब गतिशील होकर, कितना उत्सुक होकर वो लोग गणपति के उसमें उत्सव में भाग लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना के संचार के लिए इन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सवों का प्रयोग किया। शिवाजी उत्सव आयोजन की प्रेरणा उन्हें टॉमस कार्लाइल से मिली थी। किससे? टॉमस गलत हो गया ना, टॉमस, है ना। तो गणपति की पूजा का शिवाजी उत्सव ना, शिवाजी उत्सव के आयोजन का जो इनको विचार था वो जो था उन्होंने कार्लाइल से और जॉन रस्किन से, इससे और जॉन रस्किन की रचनाएं जो थी ना, इन दोनों की जो रचनाएं थी ना, इनकी रचनाएं में एक वीर पूजा चित्रित किया गया है। ठीक है ना, वीर पूजा चित्रित किया गया है। और इन्होंने वहीं से इन्हीं उदाहरणों से इन्होंने शिवाजी उत्सव को किया है। ठीक है ना, वीर पूजा मतलब ऐसे व्यक्तियों की पूजा करना जो वीर थे। तो शिवाजी भी तो वीर थे, तो इसी वजह से ये इनका शिवाजी उत्सव का जो मनाया का जो इन्होंने विचार लिया था, ये टॉमस कार्लाइल और जॉन रस्किन से लिया था साथियों। तो ये ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद कोई मूर्त सत्ता नहीं है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद कोई मूर्त सत्ता नहीं है, बल्कि ये एक तरह का विचार या भावना है। क्या है? एक ये विचार है जो हमारे मन के अंदर आता है, और एक भावना है जो हमारे मन के अंदर आती है। यह देशवासियों को उन महापुरुषों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन महापुरुषों से राष्ट्रवाद को महापुरुषों से जोड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने आप को सर्वत्र निछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। शिवाजी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य शौर्य और न्यायप्रियता से जन कल्याण को बढ़ावा दिया। उन्होंने किसी संप्रदाय या क्षेत्र विशेष के लोगों के संकीर्ण हितों की कभी प्रधानता नहीं दी। राष्ट्रवाद के बारे में तिलक की संकल्पना राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के पश्चिमी सिद्धांतों से भी प्रभावित थी। तो कहीं ना कहीं इनका राष्ट्रवाद का जो संकल्पना थी, है ना, तो वो पश्चिम की जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की, मतलब हम अपना निर्णय खुद ले सकें, उसके पश्चिमी सिद्धांतों से भी ये प्रभावित थी। इन्होंने राष्ट्रीयता के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल की परिभाषा को विशेष रूप से प्रमाणित करते हुए उद्धृत किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय निर्णय के बारे में अमेरिकी वुडरो विल्सन, ठीक है ना, तो ये आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है ये वुडरो विल्सन से भी जुड़ा हुआ है
है ना, की संकल्पना को भारत पर लागू करने की पैरवी थी। तो ले देखिए मतलब जो राष्ट्र आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है ना, वो कहीं ना कहीं जॉन स्टुअर्ट मिल राष्ट्रीयता की तो जॉन स्टुअर्ट मिल से प्रभावित है, और आत्मनिर्णय का जो इनका विचार है वो किससे प्रभावित है, वो वुड्रो विल्सन से प्रभावित है। ठीक है ना, वुड्रो विल्सन जो थे आपके ये आपका लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इनके स्वदेशी या स्वराज क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हुआ क्या कि दोस्तों जो कांग्रेस जो थे ना, कांग्रेस ये नरम दल ये क्या करते हैं, प्रार्थना करते थे, याचिकाएं करते थे, निवेदन करते थे, है ना, और ब्रिटिश सरकार से प्रार्थनाएं याचिकाएं करते थे, संवैधानिक तरीकों से संघर्ष चलाया करते थे। लेकिन इसका प्रभाव अंग्रेजों पे कभी कोई पड़ा नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, कोई इन्होंने छोटा मोटा सुधार कर दिया। तो इनका मानना था कि भाई आप चाहे इनके आगे से जितने मर्जी निवेदन कर लो, जितने मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, जितनी मर्जी याचिकाएं भेज दो, इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो तिलक ने इसकी जगह पे स्वराज प्राप्ति के लिए या प्रभाव डालने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया है इन्होंने। ठीक है ना, क्या निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। अब तिलक का तर्क था कि राजनीतिक अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलते हैं, यह अधिकार लड़कर प्राप्त किए जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कर्तव्य के मार्ग कभी भी फूलों से भरा नहीं होता, इसमें तो कांटे होते हैं। अर्थात मतलब कि आप सोचोगे कि बड़ी सरलता से आपको स्वराज मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। स्वराज आपको बहुत कठिनाई से मिलेगा, आपको इसके लिए बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसके लिए आपको अपना बलिदान तक देना पड़ सकता है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये तिलक, लाल बालपाल ये भी यही कहा करते थे। अब तिलक जो है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते हैं। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी होता क्या है दोस्तों, स्वदेशी के बारे में इन्होंने तर्क दिया कि विदेश की बनी हुई जो वस्तुएं हैं ना, विदेश की बनी हुई वस्तुएं उनका बहिष्कार करना ही नहीं है ना, उनका बहिष्कार करना ही नहीं है, उनका बायकॉट करना ही नहीं है। बहिष्कार या बायकॉट एक ही होता है, बायकॉट करना ही नहीं है, बल्कि आपको क्या करना होगा कि आपको विदेश से बनी हुई जो वस्तुएं और वो सारी चीजें उनका बहिष्कार करना होगा। तभी आप क्या होगा कि स्वदेशी आंदोलन के स्वदेशी में आपका विश्वास बनेगा, स्वदेशी में आपका विश्वास बनेगा और आप स्वदेशी आंदोलन के समर्थक माने जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब आपको क्या करना है कि आप अगर स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी का मतलब अपने देश की बनी हुई चीजें, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि आप विदेश में बनी हुई चीजों का बाइकाट करें, बहिष्कार करें, है ना। स्वदेशी मतलब हमारे देश की बनी हुई, हमारे अपने देश की बनी हुई। तो स्वदेशी से पहले क्या है कि आपको विदेश से बनी हुई चीजों का, वस्तुओं का बहिष्कार और बाइकआउट करना होगा, ऐसा तिलक कहते हैं। ठीक है ना, आपको ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुओं को खरीदना बंद करना पड़ेगा, है ना। और ताकि इससे क्या होगा कि भाई विदेश से बनी हुई वस्तुओं का जब आप बायकॉट करेंगे तो क्या होगा कि उनको आर्थिक हानि पहुंचेगी। क्या होगा, आर्थिक हानि पहुंचेगी, आर्थिक हानि होगा, आर्थिक हानि होगी, व्यापार और उनका रोजगार धंधा वगैरह सब चौपट हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि उनकी ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। तो ब्रिटिश आए क्यों थे भारत में, तो आर्थिक लाभ के लिए आए थे। जो जब उनको लाभ ही नहीं होगा तो फिर वो अपने आप वो क्या हो जाएगा कि वो फेल हो जाएंगे और फिर वो उनको भागना पड़ जाएगा। और इससे दूसरा लाभ ये होगा कि भारत के बने हुए माल की, भारत में जो माल बन रहा है ना, भारत में जो माल बन रहा है उसकी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, है ना, मांग बढ़ जाएगी। और भारत का क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा, भारत का औद्योगिक विकास होगा, ऐसा ये कहते हैं। जिससे आप स्वदेशी आंदोलन से दो टारगेट कर सकते हो, एक तो आप ब्रिटिश सरकार की वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, बायकॉट कर देंगे, और तो इस तरह से आप उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे,
और ब्रिटिश सरकार को आप लाचार कर देंगे। और दूसरा, भारत का माल, भारत जब आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को यूज करेंगे, तो भारत के माल की डिमांड बढ़ जाएगी और भारत का औद्योगिक विकास होने लग जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि भारत आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब इसके बाद ये जब जब हो जाएगा, भारत में माल बढ़ेगा, भारत का औद्योगिक विकास होगा, तो इससे आत्मनिर्भरता आएगी। क्या आएगी? भारत में आत्मनिर्भरता आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी, स्वावलंबन होगा, है ना, ये सारी चीजें। हाँ, ये दोनों चीजें फिर हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसा तिलक जी कहते हैं। अब इसके अलावा एक और पक्ष है स्वदेशी का, कि भारतवासी जो है ना, वो ब्रिटिश शासन तंत्र को चालू रखने में अपना हाथ खींच लें, क्योंकि बहुत सारे कार्य, भारत के नौकरशाही के बहुत सारे कार्य भारतीय ही करते थे। ठीक है ना, भारतीय ही करते थे। अगर ये भारतीय उनके शासन में से अपने आप को पीछे कर लें, है ना, अपने पैर हटा ले वहाँ से, तो शासन, ब्रिटिश का शासन तंत्र क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, शासन तंत्र ठप हो जाएगा। आपको पता होगा ब्रिटिश की सेना में ज़्यादातर तो भारतीय ही थे, है ना। तो अगर क्या करते हैं, अगर हम स्वदेशी के तहत के चलते, अगर हम उसमें उनके शासन तंत्र से अपने हाथ खींच लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि इनका जो शासन तंत्र है ब्रिटिश का, वो विफल हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये हमने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन जो किया, उसके तहत क्या बातें थी वो कहा। एक तरफ जहां नरमपंथी नेता प्रशासनिक सुधारों की मांग औपनिवेशिक शासन से कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तिलक स्वराज व स्वशासन की मांग को बुलंद कर रहे थे। तो ये स्वराज और स्वशासन की मांग इन्होंने बड़े जोर शोर से उठाई थी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वराज का अर्थ है आधिकारिक तंत्र की जगह जनता का शासन। उस समय क्या कुछ जो आधिकारिक तंत्र थे उनका ही शासन था, है ना, लेकिन ये कहते हैं कि स्वराज का अर्थ है कि भाई आधिकारिक तंत्र का नहीं, है ना, नौकरशाहों का नहीं, जनता का शासन होना चाहिए, जो समाज सुधार। अब उसके बाद कहते हैं जो समाज सुधारक ब्रिटिश सरकार के समाज सुधार लागू करने की आशा करते हैं, उन्हें तिलक ने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि किसी भी सार्थक समाज सुधार से पहले स्वराज की प्राप्ति आवश्यक है। कहने का था कि बहुत सारे समाज सुधारक थे जो ब्रिटिश सरकार से ये आशा लगा रखे थे कि वो समाज में, ब्रिटिश सरकार समाज में जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करेगी और समाज में आवश्यक सुधार करेगी। तो उन्हें तिलक ने ये विश्वास दिलाया कि भाई किसी भी समाज सुधार से पहले स्वराज आवश्यक है। ठीक है ना, स्वराज आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि स्वराज और स्वधर्म हमारे इतिहास के गौरवशाली अंग हैं, परंतु आज वे ध्वस्त अवस्था में हैं, जिनका जीर्णोद्धार समय की मांग है। टुकड़े टुकड़े सुधार से कुछ नहीं होने वाला। मतलब जो आप छोटे छोटे सुधार करवाते हैं ब्रिटेन से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो आमूल परिवर्तन की बात करते हैं। ब्रिटिश प्रशासन इस देश के विनाश पर उतारू है, मतलब वो विनाश कर रही है देश का। अतः तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी मांग पूर्ण स्वराज की है। आंशिक स्वराज कुछ नहीं होता, यह शब्द ही निरर्थक है। धर्म राज्य के अंतर्गत पूर्ण स्वराज ही रह सकता है। केवल प्रशासनिक सुधार लागू करने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो ये जो नरमपंथी नेता थे, जो छोटे छोटे सुधार लागू करना चाहते थे, जो निवेदन करते थे, अन्य विनय करते थे, ये उनके विपरीत थे। ये एक पूरा का पूरा स्वराज की डिमांड रखी थी कि हमारा शासन होना चाहिए, हमें स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा परिवर्तन, आमूल परिवर्तनवादी, उग्र रेडिकल चेंजेस के वो थे ये। तो ये था इनके बारे में जो विचार थे, जो मैंने आपको बताया, स्वदेशी, स्वराज, है ना, और आपका समाज सुधार के बारे में क्या था, और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रवाद के बारे में इनके क्या विचार थे, और कुछ फैक्ट्स भी आपको बताए। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। एक आलोचना भी मैंने आपको बता दी कि कैसे ये रूढ़िवादी थे और कैसे ये समाज सुधार का विरोध करते थे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।